छात्रों, आज हम सौंदर्य की उपयोगिता नामक निबंध के अगले चरण को लेकर उपस्थित हुए हैं। ये डॉक्टर रामविलास शर्मा का महत्वपूर्ण निबंध माना जाता है। कुछ बिंदुओं पर चर्चा हम कर चुके थे, कुछ बिंदु अभी विशेष थे। अब हम शेष बिंदुओं की चर्चा करेंगे कि इस निबंध में और कौन कौन सी विशेष बातें बताई गई हैं। पहला बिंदु है सौंदर्य और उपयोगिता। सौंदर्य और उपयोगिता दो विरोधी वस्तुएं मालूम होती हैं, लेकिन उनकी द्वंद्वात्मक एकता के बिना साहित्य रचना संभव नहीं है या असंभव है। जो लोग उपयोगिता से इनकार करते हैं वे वास्तव के सौंदर्य के घटिया उपयोग को छिपाना चाहते हैं। उनके लिए सौंदर्य इंद्रिय बोध तक सीमित है। अपने विलास और मनोरंजन पर वे शुद्ध आनंद का पर्दा डालते हैं, लेकिन सहृदय कवियों के लिए सुंदर कर्म से बाहर सौंदर्य की सत्ता है ही नहीं। उनका साहित्य मानव कर्म से ही प्रभावित होता है। मानव कर्म को प्रभावित करने के लिए होता है। साहित्य में मनुष्य की बाह्य इंद्रियां, हृदय और मस्तिष्क तीनों का समन्वय होता है। रूप, भावना और विचार की एकता की कला की सृष्टि संभव है। इसी एकता के कारण साहित्य का प्रभाव दर्शन और विज्ञान के प्रभाव से भिन्न होता है। साहित्य मनुष्य को श्रेष्ठ विचार ही नहीं देता, उन्हें कार्य रूप में परिणत करने के लिए प्रेरणा भी देता है। वह हमारा मनोबल दृढ़ या क्षीण करता है, हमारा चरित्र बनाता या बिगाड़ता है। रामविलास शर्मा जी रूप, भावना और विचार के समर्थन में गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्तियों को प्रस्तुत करते हैं। वे लिखते हैं कि हृदय सिंधु मत सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना, जो बरखे वर बार विचारू, और होई कवित मुक्ता मन चारू। कि अच्छे काव्य सृजन के लिए रूप, भावना, विचार सभी का समन्वय आवश्यक होता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा जी आगे लिखते हैं कि साहित्य और समाज विज्ञान का घनिष्ठ संबंध होता है। इस विषय में उन्होंने लिखा है कि साहित्य में समाज विज्ञान का गहरा संबंध है। समाज विज्ञान मानव जीवन के बदलते हुए मूल्यों को परखना और पहचानना सिखाता है। साहित्य की विकासमान परिवर्तनशील विषय वस्तु रचनाकार का मनमाना व्यापार न होकर समाज का आधार पाकर सार्थक दिखाई देती है। किसी भी
युग का साहित्य उस समय के संसार और समाज के प्रति प्रचलित धारणाओं से अछूता नहीं रहता। साहित्यकार संसार और समाज के प्रति कोई न कोई दृष्टिकोण अपनाए बिना तो रचना कर ही नहीं सकता। समाज विज्ञान के विकास ने उसके सामने समस्या ये खड़ी कर दी है कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाए या अवैज्ञानिक। साहित्यकार विज्ञान के प्रकाश की सहायता से अपनी रचनाएं और भी प्रभावशाली बना सकता है, उन्हें समाज के हित के लिए और भी सुंदर तथा उपयोगी बना सकता है। आगे डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने साहित्य शास्त्र की उपयोगिता पर भी विचार किया है, इस पर भी बल दिया है और इस विषय में वो लिखते हैं कि साहित्य मानव जीवन के लिए आवश्यक कार्रवाई है। साहित्य मनुष्य को संगठित करने और उसके जीवन को परिवर्तित करने का एक साधन है। शासक वर्ग प्रयत्न करता है कि इस अस्त्र से जनसाधारण की चेतना को कुंद कर दे, उसे अफीम की घूंटी देकर उसे न्याय अन्याय के प्रति अचेत कर दे या उसे झूठे न्याय, झूठे सत्य, झूठी नैतिकता में फंसाकर उसे अपने शिकंजे में जकड़ रहे। साहित्य शास्त्र की उपयोगिता ये होगी कि वह साहित्य और जीवन के संबंध की वास्तविकता प्रकट कर दे, जनता के लिए हितकर साहित्य और अहितकर साहित्य से भ्रम का पर्दा उठा दे। कहने का आशय है कि साहित्य शास्त्र का काम ये बताना होता है कि कौन सा साहित्य अच्छा है और कौन सा अच्छा नहीं है। ऐसा साहित्य जो सच्चाई और वास्तविकता को प्रकट करे वही साहित्य अच्छा होता है। अब हम देखेंगे कि सौंदर्य के स्रोत क्या क्या होते हैं, सौंदर्य का वास्तविक स्रोत क्या है, इसके विषय में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। तो सौंदर्य के स्रोत के विषय में डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने लिखा है कि सौंदर्य का स्रोत जनता है। समाज के भीतर जो वर्ण और मरणशील तत्व हैं, जो जीवंत और उद्यमीमान तत्व हैं, इनसे बाहर सुंदर असुंदर की सत्ता नहीं है। जो जीर्ण और मरणशील हैं उनके लिए सुंदरता मृत्यु में है, अन्याय अत्याचार की साथें पूरी करने में है। जो जीवित और उदीयमान हैं उनके लिए सुंदरता सत्य में है, मृत्यु को जीतने में है। अज्ञान, अत्याचार और अन्याय की दुनिया को दफनाने में है। सुख और शांति के उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ने में है। साहित्य उस मंजिल तक पहुँचने का शक्तिशाली साधन है। तो इस प्रकार से रामविलास शर्मा जी ये बताते हैं कि साहित्य का जो स्रोत है वह स्रोत जनता है और जनता में जितना कुछ भी सुंदर और असुंदर है, इसमें कुछ भी असुंदर नहीं है। वे ये समझाने का प्रयास करते हैं जो जीवंत तत्व हैं उनमें सुंदरता भी होती है और जो मरणशील तत्व हैं उनमें भी सुंदरता होती है। ये साहित्यकार की दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि वह किस दृष्टि से उनको देख रहा है। और वे ये लिखते हैं कि साहित्य उस मंजिल तक पहुंचाने का शक्तिशाली साधन है, अर्थात हम साहित्य के माध्यम से ही उनके सौंदर्य को समझ सकते हैं। साहित्य में कुछ भी असुंदर नहीं होता है।
ये अलग बात है कि साहित्यकार की पैनी दृष्टि किस दृष्टिकोण से देखती है। अब हम सौंदर्य की कसौटी के विषय में देखेंगे कि आखिर सौंदर्य की कसौटी क्या होनी चाहिए। इस विषय में भी हम देखेंगे। डॉक्टर रामविलास शर्मा जी कहते हैं कि सौंदर्य की वस्तुगत सत्ता है, लेकिन विरोधी वर्ग उसे अलग अलग निगाह से देखते हैं। इसलिए प्रेमचंद ने कहा था कि हमें सुंदरता की कसौटी बदलनी होगी। अभी तक वह कसौटी अमीरी और विलासिता के ढंग की थी, कला नाम था और अब भी है। संकुचित रूप, पूजा का शब्द, योजना का भाव, निबंधन का। उसके लिए कोई आदर्श नहीं है, जीवन का कोई ऊंचा उद्देश्य नहीं है। भक्ति, वैराग्य, अध्यात्म और दुनिया से किनारा करना उसकी सबसे ऊंची कल्पनाएं हैं। साहित्यकार का लक्ष्य केवल महफिल सजाना और मनोरंजन का सामान जुटाना नहीं है। उसका दर्जा इतना न गिराइए, वह देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भी नहीं है, बल्कि उनके आगे मशाल दिखाते हुए चलने वाली सच्चाई है। कहने का आशय है कि साहित्य जो है वास्तविकता को प्रकट करता है। जो भी वास्तव में हो रहा है वो दिखाता है, वह लिखता है और रहस्य का उद्घाटन भी करता है, और वही सच्चा और अच्छा साहित्य माना गया है। तो इस प्रकार से समय के अनुसार सौंदर्य की कसौटी में परिवर्तन होना चाहिए। केवल अब समय परिवर्तन के साथ उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। केवल अमीरी को ही हम सौंदर्य से न देखें, बल्कि जितनी भी गरीब और त्रस्त जनमानस है उसको भी सौंदर्य की दृष्टि से देखते हुए उस पर साहित्य सृजन करना चाहिए। मैं समझता हूँ छात्रों आपने इनको समझा होगा। धन्यवाद।